हाँ भाई, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का पीजी फाउंडेशन क्लासेज ऑनलाइन डिजिटल। अपन जो अपना लास्ट लेक्चर था उसमें अपन डिस्कस कर रहे थे भाई, तो फर्स्ट सेमेस्टर मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन का पोर्शन। और उसमें मैंने तुमसे डिस्कस किया था भाई कि संरक्षी बल वाला अपना चैप्टर स्टार्ट किया था। वर्क के बारे में डिस्कस किया था कि वर्क कब धनात्मक होता है, कब ऋणात्मक होता है, कब जीरो होता है, एग्जाम्पल्स वगैरह। ठीक है। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी चर्चा आपसे की थी कि शक्ति वगैरह पावर के बारे में, पावर क्या होती है, कैसी क्या चीज़, वहाँ तक मैंने डिस्कस कर लिया था पावर वाला। हाँ, लाक्षणिक पावर वगैरह, एवरेज पावर वगैरह, वो सब चीज़ें अपन ने डिस्कस कर लेते हैं। अपन उसी में आगे करते हुए स्टार्ट कर रहे हैं भाई, उसी में सेम ही है ना। तो पहले अपन पढ़ते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य की बात हो गई, कार्य ऊर्जा प्रमेय की बात कर लेते हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहना चाहती है, उसके बाद अपन थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है। तो हेडिंग लिखेंगे भाई कार्य ऊर्जा प्रमेय। हेडिंग लिखेंगे आप कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम। कार्य ऊर्जा प्रमेय की बात करेंगे भाई अपन। कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो अपन ये जानेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट पहले को प्रूव करवाता हूँ, उसके बाद मैं आपका स्टेटमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत है? ठीक है ना। हाँ, तो देखो भाई कार्य ऊर्जा प्रमेय तुमने पहले भी पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर, वही सेम टॉपिक, ज़्यादा कुछ नहीं कम है। तो अपन मान लेते हैं कुछ चीज़ें कि माना एक कोई एम मास का पार्टिकल है, ठीक है, जिसकी पोजीशन किसी x1 पे जब वो है, ठीक है, किसी फोर्स के अंदर वो चल रहा है। जब पोजीशन x1 पे है तो वेलोसिटी कोई मान लेंगे v1, जब x2 पे चला गया तो फोर्स हो जाएगी v2 हो जाएगी। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को लेके अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं थोड़ा सा अपन। चलो चलो भाई, देखो मैं लिखता हूँ माना, साथ साथ नोट करना भाई। मैं लिखता हूँ माना, माना एक स्मॉल m द्रव्यमान का कण, माना एक m द्रव्यमान का कण जिस पर x अक्ष के अनुदेश, जिस पर x अक्ष के अनुदेश अनुदेश एक बल कैपिटल F कार्य करता है, कार्य करता है भाई। ये बल लग रहा है उस पर, ठीक है, मास का पार्टिकल है x अक्ष की तरफ। ठीक है, मैं लिखता हूं यदि जब कण की स्थिति, जब कण की स्थिति x1, जब कण की स्थिति x1 है तो उसका वेग, और वेग कितना v1, जबकि कण की स्थिति, कण की स्थिति x2 है तो x2 है तो कण का वेग, कण का वेग v2 है, v2 है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पार्टिकल चल रहा था, एफ एम मास का है, एफ डायरेक्शन में उस पर फोर्स लग रहा है। तो जब पोजीशन x1 पे हुआ तो वेग अपन ने v1 मान लिया, जब पोजीशन पे है तो वेग मान लिया अपन ने v2 मान लिया। ठीक है, तो इस विस्थापन जब वो x1 से x2 तक विस्थापित हुआ तो इस स्थिति में कितना कार्य किया गया। ठीक है, अतः मैं लिखता हूं, अतः बल, अतः कण को ऐसे लिखते, अतः कण को, अतः कण को स्थिति x1 से स्थिति x2
तक विस्थापित करने में तक विस्थापित करने में स्थापित करने में किया गया कार्य अपन ने पढ़ा था, चूंकि स्मॉल डी डब्ल्यू हो जाएगा एफ डी एक्स हो जाएगा सेम डायरेक्शन में। डी डब्ल्यू की बात करूं तो ये बन जाएगा डब्ल्यू, इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन कितना एफ डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। और लिमिट अगर लगाना चाहूँ तो x1 से कितना हो जाएगा भाई x2 पर कितना हो जाएगा 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बिल्कुल बढ़िया हो तुम सब, ठीक है भाई। अब देखो आगे की बात करते हैं अपन कि अपने पास f इक्वल टू कितना होता है एम ए, एफ इक्वल टू कितना होता है बताओ एम ए, और ए क्या होता है dv अपॉन कितना होता है dt, dv अपॉन कितना होता है भाई dt। मैंने क्या किया यहाँ पे dv अपॉन dt तो था, तो f इक्वल टू कितना बन गया यहाँ से m, और ये बन गया कितना dv अपॉन dt। यहाँ मैंने क्या किया dx से मल्टीप्लाई और dx से ही क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, dx से मल्टीप्लाई और dx से ही क्या कर दिया डिवाइड कर दिया भाई, ठीक है। तो देखो यहाँ से जो ये dx अपॉन dt बना, dx अपॉन dt इसको वेलोसिटी लिख दो, नीचे dx बच जाएगा, ठीक है। f इक्वल टू देखना भाई मैंने लिखा इसको m, और ये कितना बन गया dv, और यहाँ से कितना बना ये बना dx अपॉन कितना, ये बना अपने पास dx अपॉन dt, और यहाँ बन जाएगा कितना dx बन जाएगा, तो v लिख दूँ मैं, f इक्वल टू बन जाएगा यहाँ पे एम वी डी वी, और अपॉन कितना बन जाएगा dx बन जाएगा। नंबर 2 समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से भाई 1 तथा 2 से में देखो क्या करेंगे अपन, 1 तथा 2 से मान रख दो दोनों का भाई, w और w इक्वल टू कितना इंटीग्रेशन जगह कितना बन जाएगा एम वी और डी वी अपॉन कितना dx, और ये बन जाएगा कितना dx। अब देखो भाई जब यहाँ बना कितना इंटीग्रेशन कितना एम डी वी, पहले लिमिट किस में थी बताओ x में, अब किस में आनी चाहिए v में, स्थिति x1 पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v1 हो जाएगी, वेलोसिटी जब x2 था तो वेलोसिटी v2, m तो कांस्टेंट है m बाहर आ गया, इंटीग्रेशन कितना v1 से कितना v2, और ये बना कितना v dv, w इक्वल टू बन जाएगा m, और यहाँ बन जाएगा कितना v स्क्वायर अपॉन, और ये बना v1 से कितना v2 बन जाएगा, मान रखते हैं इसमें, तो w इक्वल टू कितना बनेगा भाई 1/2 और m, और ये बन जाएगा कितना v2 स्क्वायर माइनस कितना v1 स्क्वायर, तो ऐसे लिख w इक्वल टू 1/, यहाँ कितना v2 स्क्वायर माइनस कितना 1/, और यहाँ बन जाएगा v1, ठीक है। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहूँ गतिज ऊर्जा भाई, गतिज ऊर्जा कितनी है के से लिखूँ, के इक्वल टू कितना हाफ एम वी क्या होगा, अगर मैं 1 लिखना चाहूँ k1 इक्वल टू कितना बन जाएगा 1/m, और ये बन जाएगा v1, यहाँ बन जाएगा k2 1/, और ये बन जाएगा कितना v2, यहाँ बनेगा w, और w इक्वल टू k2 माइनस कितना k1, और इसको डेल्टा के, w इक्वल टू कितना आता है भाई डेल्टा के। ये अपना गतिज ऊर्जा कार्य ऊर्जा प्रमेय, अपनी क्या है कि भाई कार्य ऊर्जा प्रमेय, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन गतिज ऊर्जा है बराबर होता है, ठीक है भाई। कार्य ऊर्जा प्रमेय की स्टेटमेंट लिखें, अतः कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार, ऐसे लिखें कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार कि कण को बल लगाने पर, कण पर बल लगाने पर किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन या गतिज ऊर्जा में वृद्धि है बराबर होता है, ठीक है। तो इसको नोट करो फिर अपन आगे चलते हैं। चलो भैया आगे की बात करते हैं, देखो स्टेटमेंट लिखते हैं अपन, स्टेटमेंट लिख, एक मिनट,
हाँ भाई, स्टेटमेंट लिखेंगे अपन। अतः कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार अपन, अतः कार्य ऊर्जा के अनुसार, अतः कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार, ठीक है भाई। क्या अनुसार, क्या लिखेंगे भाई? किसी कण या वस्तु पर, कण या वस्तु पर बल लगाने पर, बल लगाने पर किया गया कार्य, किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में वृद्धि, किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में वृद्धि या परिवर्तन के बराबर होता है। परिवर्तन के बराबर, परिवर्तन के बराबर होता है कि भाई, परिवर्तन के बराबर होता है। पर लिख देता हूं अर्थात, अर्थात W इक्वल टू कितना बताओ, K2 माइनस K1, या फिर ऐसे लिखूं मैं, K फाइनल माइनस कितना, K इनिशियल डेल्टा K, ये इसका स्टेटमेंट। K फाइनल अंतिम माइनस कितनी, प्रारंभिक डेल्टा K। अब मान लो इस वस्तु पर F1 F2 डॉट डॉट Fn फोर्स लगता है, अभी तो एक ही फोर्स की बात की थी। अगर इस पे F1 F2 डॉट डॉट Fn फोर्स लगते हैं और उनके द्वारा किया गया कार्य W1 W2 W3 डॉट डॉट Wn आता, उन सबका बीजगणितीय योग टोटल वर्कडन के लिए अलग अलग फोर्सों के द्वारा किए गए कार्य का बीजगणितीय योग कितने के बराबर होता, डेल्टा के बराबर होता। ठीक है, तो लिख देते हैं उसको भी। यदि किसी कण पर, कण पर F1 F2 F3 डॉट डॉट Fn बल लगाने पर किए गए कार्य लगाने पर किए गए कार्य क्रमशः, ठीक, F1 फोर्स के द्वारा कितना भाई, W1, F2 फोर्स के द्वारा W2, F3 फोर्स के द्वारा W3 और कितना Wn, किए गए कार्य क्रमशः इतने हो, किए गए कार्य इतने हो तो, इतने हो तो कुल कार्य अर्थात सभी बलों के द्वारा, अर्थात सभी बलों के द्वारा किए गए कार्य का, सभी बलों के द्वारा किए गए कार्य का बीजगणितीय योग, अदिश राशि है इसलिए बीजगणितीय योग गतिज ऊर्जा में जो गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर, वृद्धि के बराबर होता, वृद्धि के बराबर होता। अर्थात अपन ये लिख देंगे भाई, W टोटल, और जो किसके W1 प्लस कितना W2 कितना W3 प्लस डॉट डॉट Wn इक्वल टू कितना डेल्टा के, और बीज गणितीय सम लेना है, धनात्मक है धनात्मक और ऋणात्मक है तो ऋणात्मक लेना है। ये आपकी कार्य ऊर्जा प्रमेय, ये आपकी क्या थी, कार्य ऊर्जा प्रमेय। ठीक है भाई, अब सुनो मेरी बात। अब अपन को आगे पढ़ने के लिए अपन पढ़ेंगे संरक्षित क्षेत्र, असंरक्षित क्षेत्र क्या होता है,
केंद्रीय बल क्या होते हैं, सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने से पहले मुझे थोड़ा सा जनरल टॉपिक पढ़ाने हैं, बेसिक। ऐसे तो अपन ईएमटी के अंदर उसको डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन उन सबको मैं छोटा थोड़ा यहाँ आपसे बातें कर लेता हूँ उनके बारे में। ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है, थोड़ा बेसिक सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बेसिक। ठीक है, बाकी तो डिटेल ईएमटी में पढ़ेंगे, लेकिन अपने यहाँ काम आने वाली वो चीज़ें मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, पहले ग्रेडियंट की बात करूँगा, फिर डाइवर्जेंस की बात करूँगा, फिर कर्ल की बात करूँगा। ठीक है, तो अपन चलते हैं नेक्स्ट पेज। देखो भाई, मैं बात करता हूँ तुमसे ग्रेडियंट। ठीक है, या लिखो अदिश प्रवणता को बोलते हैं अपन, अदिश प्रवणता। जब ईएमटी पढ़ेंगे अदिश प्रवणता को बोलते हैं अपन ग्रेडियंट बोलते हैं भाई, अदिश प्रवणता बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं, अदिश प्रवणता। पहली बात तो अदिश प्रवणता किसी अदिश फलन की होगी और इसका मान क्या मिलेगा, सदिश मिलेगा। ठीक है भाई, पहली बात मैं लिख देता हूं अदिश फलन, मैं लिख देता हूं अदिश प्रवणता, अदिश प्रवणता किसी अदिश फलन की हो, अदिश प्रवणता किसी अदिश फलन की, अदिश प्रवणता किसी अदिश फलन की तथा इसका मान सदिश प्राप्त हो, सदिश प्राप्त था, इसका मान सदिश प्राप्त, अदिश प्रवणता अदिश फलन की होती है तथा इसका मान कैसा आएगा भाई, सदिश आएगा। इसका मान कैसा आएगा भाई, सदिश आएगा। ठीक है, मैं बताऊंगा जब भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अदिश प्रवणता अदिश फलन की होती आएगा, सदिश आएगा। ठीक है, इसका मान कैसा प्राप्त होएगा भाई, सदिश प्राप्त हो। चलो भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना समझ। तो कैसे लिखेंगे अदिश प्रवणता को अपन, ऐसे लिख देता हूँ। माना कोई अदिश फलन टी है, तो कुछ भी मान सकते हो आप, है ना। माना एक अदिश फलन, माना एक अदिश फलन टी, और टी इक्वल टू ऐसे मान लो एक्स कोमा वाई कोमा जेड का फंक्शन। तब इसकी अदिश प्रवणता, तब इसकी अदिश प्रवणता, अदिश प्रवणता, अदिश प्रवणता अपन कैसे लिखेंगे, या तो ऐसे लिखेंगे भाई ग्रेड टी, ग्रेडियंट टी बोलते हैं। ठीक है भाई, तो क्या बोलेंगे ग्रेडियंट टी, या फिर ऐसे लिखेंगे डेल टी, से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे प्रदर्शित करेंगे, से प्रदर्शित, ऐसे अपन क्या करेंगे, इनको प्रदर्शित करेंगे। ऐसे अपन क्या करेंगे भाई, ग्रेडियंट टी या डेल टी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन को ये जानना है कि डेल वेक्टर क्या है, डेल वेक्टर क्या है। ठीक है, तो चर्चा करते हैं आपसे डेल वेक्टर की। देखो, अपन ने मान लिया अदिश फलन है, तो अदिश फलन मान लेते हैं। माना टी, और टी किसका फंक्शन, एक्स वाई जेड। अब जब भी कोई फंक्शन एक से अधिक फलों पर डिपेंड करता है, चरों पे डिपेंड करता है, तो अपन उसका क्या करते हैं, आंशिक अवकलज करते हैं। ठीक है, समीकरण एक का आंशिक अवकलज, समीकरण एक का आंशिक अवकलज से, आंशिक अवकलज, आंशिक अवकलज बन जाएगा dt, और ये बनेगा डेल टी अपॉन डेल एक्स डी एक्स, और ये बनेगा डेल टी अपॉन डेल वाई, ये बनेगा डी वाई, प्लस कितना डेल टी अपॉन कितना डेल जेड, और ये बनेगा डी जेड। ठीक है भाई, ये बना डी टी, और डी टी कैसे, आई कैप इसको ऐसा लिख दूँ क्या, देखना अभी, डेल टी अपॉन डेल एक्स प्लस कितना जे कैफ डेल टी अपॉन कितना डेल वाई, प्लस कितना बनेगा के कैफ और डेल टी अपॉन कितना डेल जेड। ठीक है, और इसका डॉट किया मैंने यहाँ पे, और इसको ऐसे लिख दूँ मैं, डी एक्स आई कैप प्लस कितना डी वाई जे कैप प्लस कितना डी जेड कितना भाई के कैप। अब आई का आई के साथ डॉट करूँ तो 1, आई डॉट 1, बाकी का 0, जे के साथ डॉट करूँगा 1,
बाकी का 0, के साथ डॉट करूँगा 1, बाकी का कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ बनेगा अपने पास कितना dt, और ये बन जाएगा कितना, ये वाली टर्म आ जाएगी इससे, ये वाली टर्म आ जाएगी। चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो इसको तुमने पढ़ा होगा क्या, अल्पांश सदिश dr वेक्टर लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ जो अपने पास dr वेक्टर है, जैसे r वेक्टर एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड की कैप पढ़ते हो, dr वेक्टर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना भाई dx आई कैप प्लस कितना dy कितना जे कैप प्लस कितना dz कितना के कैप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मान रख देता हूँ, ये बनेगा कितना dt और ये बना कितना आई कैप, मैंने t को बाहर निकाल दिया, प्लस कितना जे कैप डेल अपॉन कितना डेल वाई प्लस कितना के कैप डेल अपॉन कितना डेल जेड, टी को इधर रख दूं और डॉट कर दूं कितना डी आर वेक्टर, डॉट कर दूं कितना डी आर। ये जो क्वांटिटी है इसको बोलता हूं मैं डेल ऑपरेटर, इसको क्या बोलता हूं मैं भाई, डेल ऑपरेटर। ठीक है, मैं यहाँ लिख दूंगा कितना, यहाँ लिख दूंगा मैं डी टी, डी टी इक्वल टू कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा कितना डेल टी और डॉट कितना भाई डी आर वेक्टर बन, डॉट कितना बन जाएगा डी आर वेक्टर। जहाँ ये जो डेल ऑपरेटर है इसको ध्यान रखना है भाई आपको, बाकी कुछ नहीं जानना है। ये क्या है आई कैप डेल अपॉन कितना डेल एक्स प्लस कितना कैप डेल अपॉन कितना डेल वाई और प्लस कितना के कैप और डेल अपॉन कितना डेल जेड। इसको बोलते हैं अपन डेल संकारक भाई, क्या बोलते हैं अपन, डेल संकारक, डेल ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू ध्यान रखना क्या होती है, चीज़ के लिए मैंने ये चीज़ बता रहा हूँ आपको, है ना, बाकी पता ही नहीं लगेगा आपको, नहीं है। देखो अगर मैं दोनों तरफ क्या करूँ, जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण, अगर दोनों थीटा, ये कितना बन जाएगा बताओ। देखो जैसे ए डॉट बी होता है, कैसे भाई, ए वेक्टर डॉट कितना बी वेक्टर, तो आप लिखते हो ए का परिमाण बी का परिमाण, या फिर ऐसे भी लिख देते हो ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण सब थीटा, तो भी ऐसे लिख दूं मैं डी टी, और यहाँ कितना ग्रेडियंट टी का परिमाण, इधर कितना डी आर का परिमाण और इधर दोनों के थीटा। तो डी टी इसको मैं ऐसे लिख दूँ, ग्रेडियंट का परिमाण ही रहने दिया, इसको मैं डी आर लिख दूँ, इधर कितना कोस थीटा। यदि मैं लिखता हूँ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, कोस 0 इसका कितना आ जाएगा मैक्सिमम माना जाएगा 1, ये कितना बनेगा डी टी अपॉन कितना डी आर, और इसकी वैल्यू बताओ मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी ग्रेडियंट टी का परिमाण। ठीक है, मतलब कोई अदिश राशि में अधिकतम परिवर्तन की दर वो क्या होती है भाई, अदिश प्रवणता का किसके परिमाण के बराबर हो। ठीक है, किसी अदिश राशि में अधिकतम परिवर्तन की जो दर होती है वो क्या होती है भाई, अदिश प्रवणता के परिमाण के बराबर होती है। अधिकतम परिवर्तन की दर क्या होती है, अदिश राशि में परिवर्तन अदिश प्रवणता में, ठीक है, अदिश प्रवणता के परिमाण के बराबर होती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो समझे। आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है कि ये डेल ऑपरेटर है क्या है, क्या डायमेंशन वगैरह निकाले अपन, डायमेंशन लेंथ इनवर्स होता है, डायमेंशन लेंथ इनवर्स बता देता हूँ, है ना। देखो एक बार लिख देता हूँ, अतः अभी डायमेंशन बता दूंगा भाई। जहाँ बना अपने पास कैसे भाई, अपने पास ऐसे, यहाँ बना अतः अपने पास ऐसे बना भाई डी टी अपॉन कितना डी आर, और ये कौन सा मैक्सिमम, और मैक्सिमम
हाँ भाई, देखो अतः किसी अदिश राशि में अधिकतम परिवर्तन की दर, अधिकतम परिवर्तन की दर, अदिश प्रवणता, अधिकतम परिवर्तन की दर अदिश राशि, अदिश प्रवणता, अदिश राशि, अदिश प्रवणता के परिमाण, परिमाण के बराबर, परिमाण बराबर होती है भाई, ये परिमाण के बराबर होती है। ठीक है, चलो डायमेंशन की ओर बात कर लेता हूँ आपसे, ऐसे करनी तो नहीं, कर लेता हूँ, देखो बता देता हूँ साथ साथ, बाकी अपन वहाँ पढ़ेंगे। आई कैप कितना, डेल अपॉन डेल एक्स, प्लस कितना जे कैप डेल अपॉन कितना डेल वाई, और प्लस कितना के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ये है अपना डेल ऑपरेटर। मैंने मान लिया, माना भी, मान के बता रहा हूँ, माना मैंने मान लिया टी इक्वल टू कितना है अपना ओनली एक्स स्क्वायर, टी इक्वल टू कितना अपना एक्स स्क्वायर। चलो तो डेल ऑपरेटर ओनली एक्स दे रखा है तो ये बन जाएगा आई कैप डेल अपॉन कितना डेल एक्स। मैंने यहाँ किया डेल टी और यहाँ भी किया आई कैप डेल अपॉन कितना डेल एक्स टी, ये कितना बन जाएगा ए डेल अपॉन कितना डेल एक्स, ये बन जाएगा कितना एक्स स्क्वायर। ये कितना निकल के आया तो एक्स आई कैप। अब समझना भाई, यहाँ इसकी पावर कितनी थी, अपन ने कितनी पावर ली थी 2, और यहाँ पावर कितना मिल रहा है एक्स का 1। अपन ने कितनी पावर ली थी 2, अपन को बाद में कितना पावर मिला 1। एक पावर कहाँ गया, एक पावर को इसने हटा दिया, एक पावर को इसने हटा। मान लो ये लेंथ L2 है, इसका डायमेंशन कितना है भाई L2 है, ठीक है, और यहाँ कितना आया इसका डायमेंशन L आया, इसका डायमेंशन कितना आया बताओ L आया। तो एक L1 कहाँ गया, एक L1 कहाँ गया, एक L1 को क्या किया ये डेल अपॉन डेल एक्स खा गया, एक L1 को क्या किया डेल अपॉन डेल एक्स क्या कर गया खा गया। मतलब जो डेल अपॉन डेल एक्स का जो डायमेंशन होगा वो लेंथ इनवर्स होगा, डेल अपॉन डेल एक्स का जो डायमेंशन होगा वो लेंथ इनवर्स होगा भाई इसका, और इसका जो डायमेंशन इसको वीमा होगी, वीमा वो होगी लंबाई का इनवर्स, लंबाई का क्या होगी बताओ लेंथ इनवर्स। मतलब इसका जो डायमेंशन आएगा वो L माइनस आएगा भाई, ठीक है, ऐसे डायमेंशन निकाल, आपसे कोई पूछ, बाकी ऐसा कोई काम का नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि डेल ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, अधिकतम डेल ऑपरेटर इतना ही ध्यान रखना है, कितना है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल डेल अपॉन डेल जेड। अगर इसके साथ मैं टी लगा दूंगा तो इसको ग्रेडियंट टी बोलूंगा, या अदिश प्रवणता टी की बोलूंगा, अदिश प्रवणता किसकी टी की बोलूंगा। ठीक है भाई, अब देखो, अब अपन एक क्वेश्चंस करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस ऐसे है भाई, क्वेश्चन लिखो, यदि अदिश फलन, यदि अदिश फलन t इक्वल टू कितना है भाई r की पावर n, तो आपको क्या करना है इसका, आपको ग्रेडियंट t या फिर क्या करना है वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, अदिश प्रवणता t इक्वल टू कितना r की पावर n, तो आपको क्या करना है ग्रेडियंट t या क्या निकालना है, ये निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। चलो भाई सोल्व करवाते हैं आपके लिए। एक चीज़ सिखाऊंगा वो ध्यान रखना हमेशा के लिए, एक चीज़ सिखाऊंगा वो हमेशा के लिए ध्यान रखना, क्वेश्चनों में बार बार काम आएगी भाई, क्या आएगी बार बार काम आएगी, तो उसको मैं पहले सिखा के चल रहा हूँ। चलो भाई, अपन को चाहिए क्या ग्रेडियंट टी चाहिए, ग्रेडियंट टी या फिर ऐसे चाहिए। ठीक है, ऐसे को तो अपन ने ऐसे जानते हैं अपन, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस कितना जे कैप डेल अपॉन कितना डेल वाई प्लस कितना के कैप और कितना डेल अपॉन कितना डेल जेड, ये टी हो गया। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा ग्रेडियंट टी और इसको ऐसे लिख देते हैं ग्रेडियंट टी। चलो टी को ऑपरेट कर दूँ सब पे, कोई दिक्कत है तुम्हें नहीं है। ये कितना बन गया आई कैफ डेल टी अपॉन कितना डेल एक्स प्लस कितना जे कैफ डेल टी अपॉन कितना डेल वाई प्लस कितना बन गया के कैफ डेल टी अपॉन कितना डेल जेड। चलो पहले यहाँ पे रखता हूँ, ये रखा मैंने ग्रेडियंट टी था, यहाँ कितना बन गया आई कैफ डेल अपॉन कितना
डेल एक्स, आर की पावर एन बन गया, प्लस कितना जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, ये बन गया कितना आर की पावर एन, प्लस कितना बन गया के कैप डेल अपॉन कितना डेल जेड और आर की पावर एन बन गया। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले इसके लिए सोल्व कर लेता हूँ, देखो चलो मैं एक बार बता देता हूँ, है ना, सोल्व करके, ठीक है, सोल्व करके बताता हूँ। देखो क्योंकि जैसे अपन आर वेक्टर पढ़ते हैं, एक बार देखना भाई, ये बनेगा एक्स आई कैप, ये बनेगा कितना वाई जे कैप, और ये बनेगा कितना जेड के। अगर इसका परिमाण लूँ मैं, तो परिमाण तुम ऐसे लिखते थे या फिर ऐसे लिखते थे, क्या करते थे, अंडर रूट वर्ग करके वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना जेड स्क्वायर। किसको कोई चीज़ तो पूछ, 11वीं की क्लास की चीज़ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, परिमाण निकालना बता रहा हूँ। चलो परिमाण निकाल लिया अपन को, क्या देखो ये चीज़ें ध्यान रखना हमेशा, अपन में अगर मुझे डेल आर अपॉन डेल एक्स चाहिए, यहाँ पे डेल आर का एक्स के सापेक्ष चाहिए, तो रूट एक्स पड़ा पूरे को, रूट एक्स का कितना होता है बताओ, 1/2 एक्स, एक्स किसको पड़ा था पूरे को, इसका भी एक्स के सापेक्ष करना है, वाई के सापेक्ष करना है जेड। अब वाई और जेड का एक्स के सापेक्ष तो कितना हो गया 0, बचा कितना एक्स, कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है भाई। रूट एक्स किसको पड़ा है पूरे, ठीक है भाई। टू रूट एक्स होता है, तो रूट एक्स किसको पड़ा अपन ने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना जेड स्क्वायर, ठीक है। टू से टू कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना अपने पास एक्स अपॉन कितना अंडर रूट, ये बना एक्स स्क्वायर, ये बना वाई स्क्वायर, और ये बना कितना जेड स्क्वायर, और इसी क्या लिखते हैं अपन एक्स अपॉन आर लिखते हैं। तो डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान कितना आएगा एक्स अपॉन आर, हमेशा याद रखना डेल आर अपॉन डेल एक्स कितना आएगा एक्स अपॉन आर, मतलब आर एक्स है, अगर ध्यान है तो रिवर्स कर देना, एक्स नीचे था ऊपर एक्स चला गया, नीचे आर आ गया, ठीक है। इसी प्रकार अपनी दो वैल्यू और आती हैं यहाँ पे, अगर मैं लिखूँ डेल आर अपॉन डेल वाई, तो ये आ जाएगा कितना वाई आर, और डेल आर अपॉन कितना बताओ डेल जेड, ये आ जाएगा जेड अपॉन आर। ये दो तीन वैल्यू आपको ध्यान रखनी है ना, नहीं तो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वहाँ पे डायरेक्ट रख दूंगा वैल्यू, तो ये हो जाएगा अपन, ठीक है। अब देखो यहां से आता हूं मैं इधर, ये देखना अपन को यहाँ पे चाहिए ग्रेडियंट टी, और ये हो जाएगा कितना ग्रेडियंट टी हो जाएगा, ठीक है। पहले एक्स के लिए करना है आर की पावर एन का, तो आई कैप तो एज इट इज रखा मैंने, क्या बन जाएगा एन आर की पावर कितना n-1, और डेल आर अपॉन कितना बन जाएगा डेल एक्स, प्लस कितना बन जाएगा जे कैप एन आर की पावर कितना n-1, और डेल आर अपॉन कितना डेल वाई, प्लस कितना बन जाएगा के कैप, यहाँ प्लस बन जाएगा कितना भाई के कैप, यहाँ बनेगा एन आर की पावर n-1, और डेल आर अपॉन कितना बन जाएगा डेल जेड बन जाएगा, ठीक है भाई। क्यों आर की पावर एन का पहले उसका करना पड़ेगा खुद का, है ना, तो एन आर की पावर n-1, अब एक्स के लिए चाहिए तो आर का एक्स के लिए डेल आर अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। अब ये डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल आर अपॉन जेल जेड, एक्स अपॉन आर वाई अपॉन आर जेड अपॉन आर निकाला है अपन ने, ये बन गया कितना अपने पास ग्रेडियंट टी, और ग्रेडियंट टी कितना हो जाएगा यहाँ आई कैप, ये बना एन आर की पावर n-1, और ये बन गया कितना एक्स अपॉन आर, जहाँ जे कैप एन आर की पावर n-1, ये बन गया वाई अपॉन आर, प्लस कितना बनेगा के कैप एन आर की पावर, और ये कितना जेड अपॉन, कोई नहीं, ठीक है भाई। हाँ आगे की बातें करते हैं अपन को, यहाँ कॉमन है आर की पावर n-, यहाँ कितना आई कैप अपॉन वाई जे जेड के कैप अपॉन आर, कॉमन है आर को भी नहीं, ये बना ग्रेड एन आर की पावर, और ये बन जाएगा एक्स आई वाई जे कैप जाएगा कितना जेड के कैप, चार वेक्टर हो गया, ये बना अपने पास ग्रेडियंट जाएगा एन आर की पावर एन आर वेक्टर। ये ध्यान रखना भाई, आर की पावर एन का ग्रेडियंट निकालूंगा तो कितना एन आर की पावर एन माइनस आर वेक्टर आता है भाई, एन आर की पावर एन माइनस आर वेक्टर आता है, क्या मान आता है भाई एन आर की पावर n-2 आर वेक्टर आता है, एन आर की पावर n-2 आर वेक्टर।
आर की पावर एन का। ठीक है, मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा। यदि देखो भाई, यदि अपने पास ऐसा हो जाए एन इक्वल टू कितना 1, एन इक्वल टू 1, यहाँ बनेगा कितना रेडियंट आर, रेडियंट क्या बनेगा आर, बन जाएगा 1 आर की पावर 1 माइनस आर वेक्टर, मान कितना आ जाएगा आर वेक्टर आर। अगर यदि एन इक्वल टू आ जाए 2, एन इक्वल टू, तब ये बनेगा अपना रेडियंट आर स्क्वायर। आपको क्या रेडियंट क्या चाहिए, आर स्क्वायर रखूँगा, आर की पावर 0 आर वेक्टर, आर वेक्टर। यदि एन इक्वल टू 3, ये बन जाएगा कितना ग्रेडियंट आर क्यूब, और ग्रेडियंट आर क्यूब कितना 2 आर की पावर 3, और ये बन जाएगा आर वेक्टर, जाएगा आर आर। टाइप से एन की कोई भी वैल्यू के लिए वाली वैल्यू ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखने की थी। डेल आर अपॉन डेल एक्स, एक्स अपॉन आर, डेल आर अपॉन डेल वाई, वाई आर, डेल आर अपॉन डेल आर। ये क्वेश्चन आसान हो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी भाई, मेरे रहते कोई दिक्कत। चले तो आगे फिर, आप दिक्कत नहीं है तो हाँ भाई चलते हैं आगे। ग्रेडियंट हो गया, आगे की बात कर लेते हैं एक डाइवर्जेंस और। ठीक है, तो डाइवर्जेंस की और बात कर लेते हैं अपन। डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस को भाई डाइवर्जेंस या तो ऐसे लिख डाई, और ये फिर डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस को दिस, यहाँ डाइवर्जेंस को डाइवर्जेंस है। ठीक है, अब डाइवर्जेंस होता क्या है, किसका होगा, क्या मिलेगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये समझनी, डाइवर्जेंस होता है वो किसी सदिश फलन का होता है और अपन को अदिश मिलता है। डाइवर्जेंस क्या होता है कि सदिश फलन का होता है और अपन को अदिश मिलता है। ठीक है, तो मैं लिख दो एक लाइन, देखो डाइवर्जेंस, मैं लिख देता हूँ डाइवर्जेंस की सदिश फलन का होता है, होता है, हाँ, का मान अदिश प्राप्त होता, इस प्राप्त सदिश फलन का होता है, इसका मान क्या, आर वेक्टर आ रहा था लास्ट में, क्या था सच का डाइवर्जेंस। ठीक है, मैं लिखता हूं यदि इस ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई के प्लस जेड के, अब डाइवर्जेंस ऑफ अब का डाइवर्जेंस, अब इसका डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस एल डॉट ए प्रदर्शित प्रदर्शित करें, ए प्रदर्शित करते, ऐसे प्रदर्शित करें का डाइवर्जेंस। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, आगे की बातें करते हैं डाइवर्जेंस। अब देखो भाई अधिक क्या था उसकी, चलो
अपन को चाहिए यहाँ से डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर, या फिर चाहिए डेल डॉट कितना, चलो डेल वेक्टर का मान आप बताया था मैंने, ये कितना हो जाएगा जे कैप डेल आई प्लस कैप डेल अपॉन डेल जेड, डॉट किसके साथ, ए वेक्टर के, ए वेक्टर कितना है बताओ, ए एक्स आई कैप प्लस कितना ए वाई जे कैप प्लस ए जेड कितना के कैप है भाई, आई का आई के साथ डॉट वन बाकी का जीरो, ये बनेगा कितना डाइवर्जेंस ए वेक्टर या डेल डॉट कितना भाई ए वेक्टर, ये जाएगा कितना डेल एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस कितना डेल ए वाई अपॉन कितना डेल वाई प्लस कितना डेल ए जेड अपॉन कितना डेल जेड, ये क्या आएगा अदिश आएगा, क्या आएगा भाई अदिश आएगा। ठीक है, तो होने को तो किसका होता है सदिश का, लेकिन अपन को अदिश मिलता है, अदिश मिलता है। ठीक है, ये अपना डाइवर्जेंस। अगर मैं बात करूं कि डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ये हो जाता है अदिश अदिश। ठीक है, तो अगर मैं आगे बात करूं कि भौतिक रूप से डाइवर्जेंस क्या दिखाता है, भौतिक रूप से डाइवर्जेंस, भौतिक रूप से मैं लिखता हूं यहाँ पे भौतिक रूप, भौतिक रूप डाइवर्जेंस फैलने, फैलने को प्रदर्शित करता है, फैल रहा है कोई व्यक्ति करता है भाई, है उसको डाइवर्जेंस किसी फैलने को करता है कि कोई फैल रहा है। ठीक, फैलने को प्रदर्शित, जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे प्लस क्यू चार्ज के लिए लाइन्स होती, चार्ज से, चार्ज से स्टार्ट होगी जाएगी, अगर इसका डाइवर्जेंस की बात करूँ तो इसी प्रकार अगर माइनस क्यू की बात करूँ फाइनाइट से कम चार्ज की ओर आती है, चार्ज की ओर का डाइवर्जेंस नेगेटिव हो जाता है, इसका डाइवर्जेंस कैसा होगा बताओ, नेगेटिव आएगा, इसका डाइवर्जेंस कैसा आएगा अपने पास, नेगेटिव आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसका डाइवर्जेंस फैलने को बता, डाइवर्जेंस वेक्टर कितना फैल रहा है, कम से ज़्यादा में जा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये एक बात और लिखता हूँ, यदि सदिश, यदि किसी का डाइवर्जेंस का मान को उस सदिश को, सदिश परिनालिका, परिनालिका सदिश कहते हैं, इसको परिनालिका सदिश कहते हैं। अर्थात अपन लिख सकते हैं, अगर मान लो है डाइवर्जेंस है के क्षेत्र परिनालिका सदिश है के क्षेत्र परिनालिका सदिश है, परिनालिका सदिश, परिनालिका, और एक आइडेंटिटी मैं लिखूंगा बाद में भाई प्रूफ का, डाइवर्ट कर्ल इक्वल टू कितना है जीरो, और ये जीरो ठीक है, दोनों कंपेयर करो, यहाँ से तो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर हो जाए। अब अगर सदिश का डाइवर्जेंस है तो उस सदिश को अपन किसी अन्य सदिश कर्ल की फॉर्म, जिसको कर्ल फड़ा डेल क्रॉस को कर्ल, तो उसको अन्य सदिश के कर्ल की लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो चीज़ों को देखना, अच्छे से समझने की कोशिश करना, बाकी चीज़ें अपन और डिस्कस करें। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में और। ठीक है भाई, तब तक थैंक यू भाई।